सफलता के लिए स्वयं पर संयम बनाए रखना मनुष्य का सबसे बड़ा संकल्प माना गया है। जो व्यक्ति अपने क्रोध या खुद पर काबू पा सकता है, उसके लिए कोई भी समस्या बड़ी नहीं है। इसलिए संयम के साथ कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहें। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ मॉरिशस के अगालेगा द्वीप पर नई हवाई पट्टी और एक जेट्टी का संयुक्त रूप से करेंगे उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश में 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला और करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में 17,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया शुभारंभ। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त जारी की। किसान परिवारों के खाते में आए 21,000 करोड़ रुपए। आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध सरकार। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर के सुमजी गुट और भट्ट गुट को घोषित किया विधि विरुद्ध संगठन। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त हर व्यक्ति को भुगतने होंगे कठोर परिणाम। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के मंच पर भारत ने चीन की तरफ से पेश आईएफडी पर लगाई रोक। भारत को मिला दक्षिण अफ्रीका का साथ। भारत ने कहा, WTO व्यापार से जुड़ा एक वैश्विक संगठन है और इस वैश्विक संगठन का केवल व्यापारिक मुद्दों पर ही फोकस करना श्रेयस्कर। और भारत और अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच नई दिल्ली में होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग। द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए साथ आए दोनों देशों के अधिकारी। आतंकवाद, हिंसक चरमपंथ, ड्रग ट्रैफिकिंग, संगठित अपराध से मुकाबले के लिए आवश्यक कदमों पर हुई चर्चा। सुप्रभात में अब बात करते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ आज मॉरिशस के अगालेगा द्वीप पर नई हवाई पट्टी और सेंट जेम्स जेट्टी का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। दोपहर बाद करीब 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन किया जाएगा। अगालेगा द्वीप पर 6 सामुदायिक विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया जाएगा। इन परियोजनाओं का उद्घाटन भारत और मॉरिशस के बीच मजबूत और दशकों पुरानी विकास साझेदारी का प्रमाण है। ये परियोजनाएं मॉरिशस के मुख्य क्षेत्र के साथ अगालेगा द्वीप के साथ संपर्क को मजबूत करेंगी और समुद्री सुरक्षा को मजबूती प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री आज शाम को 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इन परियोजनाओं में सिंचाई, बिजली, सड़क, रेल, जल आपूर्ति, कोयला और उद्योग सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में साइबर तहसील परियोजना का भी आज शुभारंभ करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में 5,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सिंचाई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में अपर नर्मदा परियोजना, राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना और बसनिया बहुउद्देशीय परियोजना शामिल हैं। इन परियोजनाओं से डिंडोरी, अनूपपुर और मंडला जिलों में 75,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि को सींचा जा सकेगा और इस क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बढ़ेगी और साथ ही पेयजल का संकट भी समाप्त होगा। प्रधानमंत्री राज्य में 800 करोड़ से अधिक की 2 छोटी सिंचाई परियोजनाएं भी राष्ट्र को आज समर्पित करने वाले हैं। इनमें पारस डोह सूक्ष्म सिंचाई परियोजना और औलिया सूक्ष्म सिंचाई परियोजना शामिल हैं। ये सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं बैतूल और खंडवा जिलों में 26,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई जरूरतों को पूरा करेंगी।
प्रधानमंत्री 2200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित 3 रेलवे परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगी। इन परियोजनाओं में वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जखलौन और धौरा आगासोड मार्ग पर तीसरी लाइन की परियोजना, न्यू सुमावली जोरा अलापुर रेलवे लाइन में गौज परिवर्तन परियोजना और पोवारखेड़ा जुझारपुर रेल लाइन फ्लाईओवर की परियोजना शामिल हैं। ये परियोजनाएं रेल कनेक्टिविटी में सुधार करेंगी और क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के दौरे पर हैं। आज वे धरणीधर और उत्कल विश्वविद्यालय के छात्रों का मार्गदर्शन करेंगी और जनजातीय समुदाय से भी बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति आज क्योंझर में गोनासिका के कदलीबाड़ी गांव में पीवीटीजी के सदस्यों से संवाद करेंगी। इसके बाद राष्ट्रपति क्योंझर की जनजातियों, जनसमूह, संस्कृति और विरासत विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगी और क्योंझर के गंभरिया में धरणीधर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति के शाम के कार्यक्रम की बात करें तो आज शाम को राष्ट्रपति भुवनेश्वर में उत्कल विश्वविद्यालय के 53वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगी। अब बात भारत और अमेरिका संबंधों की। भारत और अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच दिल्ली में होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन किया गया। इसमें आतंकवाद, ऑनलाइन कट्टरपंथी कंटेंट, साइबर क्राइम, संगठित अपराध और ड्रग ट्रैफिकिंग समेत सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मामलों पर चर्चा हुई। इसमें भारत की तरफ से केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला और अमेरिका से होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की कार्यवाहक उप सचिव क्रिस्टी केनेगेलो और उनकी प्रतिनिधिमंडल ने शिरकत की। होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग के दौरान दोनों पक्षों ने काउंटर टेररिज्म और सुरक्षा संबंधी विभिन्न क्षेत्रों में जारी सहयोग की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने सुरक्षित और अवैध माइग्रेशन सुनिश्चित करने, अवैध माइग्रेशन, मानव तस्करी, धन शोधन और साइबर अपराधों से मुकाबला करने और साथ ही आतंकवादियों की फंडिंग सहित अन्य अवैध गतिविधियों के लिए साइबर क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाकर दोनों देशों के लोगों के बीच जीवंत संबंधों को मजबूत करने पर भी प्रतिबद्धता दोहराई। डायलॉग के दौरान दोनों सह अध्यक्षों ने सूचना के आदान प्रदान, क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता करने पर सहमति जताई। साथ ही होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग के दायरे में गठित उप समूहों की नियमित बैठकों के जरिए संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच परस्पर लाभकारी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को भी दोहराया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आतंकी नेटवर्क पर नकेल कसते हुए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर सुमजी गुट और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर भट्ट गुट को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया है। इससे पहले सरकार ने जम्मू कश्मीर के संगठन जमात ए इस्लामी पर प्रतिबंध लगाया था। गृह मंत्रालय ने इन दोनों संगठनों को यूएपीए के तहत अगले 5 वर्षों तक बैन कर दिया है। इसकी जानकारी खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। गृह मंत्री ने लिखा कि आतंकवादी नेटवर्कों पर प्रहार करते हुए सरकार ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर सुमजी गुट और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर भट्ट गुट को गैर कानूनी संगठन घोषित किया है। गृह मंत्री ने कहा कि ये संगठन राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता के विरुद्ध गतिविधियों में शामिल थे। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए प्रतिबद्ध है और जो कोई भी गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त होगा उसको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को तमिलनाडु दौरे के दूसरे दिन तिरुनेलवेली में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु का हर वर्ग, हर समाज आज पूरे विश्वास के साथ बीजेपी के साथ खड़ा नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत लेकर चलने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार के कार्यकाल में पहली बार दिल्ली से तमिलनाडु की दूरी इतनी कम हुई है। आज गरीब, किसान, महिला और युवा से जुड़ी योजनाओं का लाभ भारत के दक्षिणी कोने तक पहुंच रहा है।
आज भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और साथ ही हम उन चुनिंदा देशों में से एक है जो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रति पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रहे हैं। जब रिन्यूएबल एनर्जी की बात होती है तो तमिलनाडु इसकी संभावनाओं से भरा हुआ है। देश इस नई सोच के साथ काम कर रहा है और इसका बड़ा लाभ तमिलनाडु को मिल रहा है। साथियों, एक और बदलाव है जिसे आज तमिलनाडु के भाई बहन देश के बाहर भी महसूस कर रहे हैं। ये बदलाव है दुनिया में भारत का बढ़ता कद, भारत का बढ़ता सम्मान। पूरे विश्व में फैले तमिल कम्युनिटी के लोग जब देखते हैं कि उन्हें भारतीय होने की वजह से सम्मान की नजर से देखा जाता है तो उनका विश्वास मजबूत होता है कि केंद्र सरकार सही काम कर रही है। ये बदलाव देश की स्थिर, विकासशील और मजबूत बीजेपी की सरकार से ही आया है। इसलिए तो आज तमिलनाडु बीजेपी से इतनी तेजी से जुड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के तुतुकुड़ी में 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मल्टी मॉडल परियोजनाएं प्रदूषण रहित परिवहन प्रदान करेंगी और जलमार्ग से यात्रा की लागत में भी कमी आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज तमिलनाडु प्रगति का नया अध्याय लिख रहा है। यहाँ कई परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास किया जा रहा है। ये परियोजनाएं विकसित भारत के रोड मैप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इन परियोजनाओं में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना भी देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 10 वर्षों में तमिलनाडु में अनेक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा किया है। इस एक प्रोजेक्ट में 7,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। 900 करोड़ रुपए के कई प्रोजेक्ट्स का आज लोकार्पण हुआ है। इसके अलावा आज अलग अलग पोर्ट पर करीब 2,500 करोड़ रुपए के 13 नए प्रोजेक्ट्स का भी यहां से शिलान्यास हुआ है। मैरीटाइम सेक्टर के इस कायाकल्प से तमिलनाडु के लाखों लोगों को फायदा होगा। यहां के नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। इसी तरह तमिलनाडु के रोडवेज इंफ्रास्ट्रक्चर के और आधुनिक बनाने के लिए आज मैंने 4,500 करोड़ रुपए के 4 बड़े प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण किया है। इनसे राज्य की रोड कनेक्टिविटी बेहतर होगी, यात्रा का समय कम होगा, साथ ही टूरिज्म और इंडस्ट्री को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। तमिलनाडु के दौरे के बाद प्रधानमंत्री महाराष्ट्र पहुंचे, जहां उन्होंने यवतमाल से राज्य में रेल, सड़क और सिंचाई से संबंधित 4,900 करोड़ रुपए से अधिक की कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन प्रोजेक्ट से महाराष्ट्र की प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक सभा में
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त भी जारी की। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने यवतमाल में महिलाओं के 5.5 लाख स्वयं सहायता समूहों के लिए 825 करोड़ रुपए की राशि भी वितरित की। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में 1300 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे थे। इन परियोजनाओं से विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्रों में संपर्क सुविधा बढ़ेगी और विकास को गति मिलेगी। आज यहां महाराष्ट्र के विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपए का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। आज किसानों को सिंचाई की सुविधाएं मिल रही हैं, गरीबों को पक्के घर मिल रहे हैं, गांव की मेरी बहनों को आर्थिक मदद मिल रही है और नौजवानों का भविष्य बनाने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। विदर्भ और मराठवाड़ की रेल कनेक्टिविटी बेहतर बनाने वाले रेल प्रोजेक्ट्स और नई ट्रेनें आज शुरू हुई है। इन सब के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आप याद कीजिए, ये जो इंडी गठबंधन है, इसकी जब केंद्र में सरकार थी तब क्या स्थिति थी? बढ़ते हैं आगे। बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रांची में झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के 3रे दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि युवा भारत के सबसे बड़े संसाधन और पूंजी हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2030 तक 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। हमने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। युवाओं के पास न केवल सुनहरे भविष्य को बनाने की अपार संभावनाएं हैं, बल्कि साथ ही उनके लिए परिस्थितियां भी अनुकूल हैं। राष्ट्रपति ने छात्रों से कहा कि उनका दायित्व केवल अपने लिए एक अच्छा जीवन बनाना नहीं है, बल्कि समाज और देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना भी उनका नैतिक कर्तव्य है। उन्हें आज संकल्प लेना चाहिए कि वे जहां भी काम करेंगे, एक समृद्ध और विकसित भारत के निर्माण के लिए काम करेंगे। एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए काम करेंगे जहां सद्भाव हो और जहां प्रत्येक व्यक्ति का जीवन गौरवपूर्ण हो। उन्होंने भारतीय संस्कृति, विशेष रूप से जनजातीय समाज की संस्कृति के संरक्षण, अध्ययन और प्रचार के लिए झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय की सराहना की। भारत की अर्थव्यवस्था आज विश्व में 5वें स्थान पर है और 2030 तक हम 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। आप सभी को ज्ञात है कि हमने भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में आपके पास एक स्वर्णिम भविष्य के निर्माण की एक न केवल आधार संभावनाएं हैं, अपार संभावनाएं हैं, बल्कि उनके अनुकूल परिस्थितियों को भी हमको बनाना होगा। आपका दायित्व सिर्फ अपने लिए एक अच्छा जीवन के निर्माण का ही नहीं है, आपका ये भी नैतिक कर्तव्य है कि आप समाज व देश निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। आप आज प्रतिज्ञा लें कि आप जिस क्षेत्र में कार्यरत होंगे वहां एक समृद्ध एवं विकसित भारत के निर्माण के लिए कार्य करेंगे। एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए कार्य करेंगे जहां समरसता हो और जहां प्रत्येक व्यक्ति का जीवन गरिमापूर्ण हो। बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र कोटा में IIIT कोटा के दीक्षांत समारोह में छात्रों से संवाद किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि IIT और IIIT जैसी संस्थाओं के कारण भारत की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में है,
यहाँ के विद्यार्थी सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक परिदृश्य बदलते हुए वैश्विक चुनौतियों का समाधान कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने छात्रों का आह्वान किया कि भारत के इस अमृत काल में वो अपने ज्ञान और नई सोच से देश को लाभान्वित करें। उन्होंने छात्रों से कहा कि वो जो काम कर रहे हैं उसमें राष्ट्र प्रथम की भावना सबसे ऊपर होनी चाहिए। साथ ही ये सुनिश्चित करें कि आपका प्रत्येक निर्णय सशक्त, विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि छात्र अपने संस्थान के आसपास के गांवों में सामाजिक क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाएं और गांव के बच्चों और युवाओं को शिक्षित और प्रोत्साहित करें। ये समय भारत के लिए बहुत अनुकूल समय है। ये समय भारत के अमृतकाल का समय है और ये समय हम सबके लिए भी इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि सदी में हम दुनिया में जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है उसका नेतृत्व हम करें। इसलिए आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देश आपसे बहुत अपेक्षाएं करता है, आकांक्षा करता है और इस संस्थानों के माध्यम से ही हम बेहतर भविष्य की सपना सजोते हैं। और इसलिए मुझे आशा है कि मैं यहां पढ़ने वाला विद्यार्थी इस डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर, इस सूचना प्रौद्योगिकी के जो आज का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, उस क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन करेगा। कार्यक्रम के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि तकनीकी आविष्कारों और नवाचार के वर्तमान काल में भारतीय युवा वैश्विक तकनीकी प्रगति में उल्लेखनीय और अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। भारतीय युवा पूरी दुनिया में प्रौद्योगिकी, नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्टार्टअप में क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों में नई सोच को प्रोत्साहित और विकसित किया जाना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप वे नवाचार को अपनाएंगे, नया भविष्य गढ़ेंगे और समाज में सकारात्मक बदलाव का साधन बनेंगे। आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ा सेक्टर आईटी और सॉफ्टवेयर का सेक्टर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का या डेटा का, ये आज का सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर है और वैश्विक चुनौतियों का समाधान भी इससे निकलेगा। समाज जीवन के हर परिवर्तन और बदलाव में आज प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण स्थान है। आप किसी भी सेक्टर में चले जाएं, हर सेक्टर के अंदर आप चाहे मेडिकल में चल जाएं, चाहे एग्रीकल्चर में चल जाएं या रोजमर्रा की जीवन की आवश्यकताओं में चले जाएं, हर सेक्टर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण काम आपको मिला है। यह आप सबका सौभाग्य है कि आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, जिस जिम्मेदारी से आप देश की भी और विश्व की चुनौतियों का समाधान कर पाएंगे। मैं आपको बधाई देता हूं। बात हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में जारी राजनीतिक घमासान के बीच विधानसभा स्पीकर ने बुधवार को बीजेपी के 15 विधायकों को विधानसभा से निष्कासित कर दिया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का नाम भी शामिल है। हिमाचल प्रदेश में जारी सियासी संकट पर कांग्रेस को बड़ी राहत मिली। विधानसभा में बुधवार को विपक्ष की अनुपस्थिति में हिमालय प्रदेश विनियोग विधेयक 2024 को पारित कर दिया गया। 15 भाजपा विधायकों के निष्कासन और अन्य 10 के वॉकआउट के बाद सुक्खू सरकार ने बजट को सदन से पास करा लिया और विधानसभा सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विधानसभा अध्यक्ष के इस कदम को लोकतंत्र की हत्या बताया है। कि हमने मांग की है और जिस प्रकार से हमने बात की थी
विधानसभा के अंदर कि जब वहां पर वॉइस वोट हमको कन्विंसिंग नहीं लगा, सूरत में हमने एक ही मांग की थी कि वहां पर डिवीजन ऑफ वोट की इजाजत दी जाए, लेकिन अध्यक्ष महोदय जी ने हमारी बात को नहीं सुना। 2 बार हाउस एडजर्न कर दिया और जब उनको मिलने के लिए गए तो मार्शल खड़े कर दिए, जिन मार्शल ने हमारे विधायकों के साथ बहुत मिसबिहेव किया, धक्का मुक्की की और विधायक घायल हुए हैं उसमें। ये कभी भी हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर कभी ऐसा हुआ नहीं। विश्व व्यापार संगठन के मंच पर भारत ने चीन की तरफ से पेश IFD पर रोक लगा दी। भारत के अलावा दक्षिण अफ्रीका ने भी चीन के खिलाफ आवाज उठाई है। भारत ने अपने कदम को स्पष्ट करते हुए कहा कि WTO व्यापार से जुड़ा एक वैश्विक संगठन है और इस वैश्विक संगठन को केवल व्यापारिक मुद्दों से निपटने पर फोकस करना चाहिए। IFD पर रोक के बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और इससे जुड़े स्वार्थ पर नकेल कसी जा सकेगी। बुधवार को WTO में चीन के नेतृत्व वाले निवेश सुविधा विकास समझौते पर रोक लगाने के बाद अब इस प्रस्ताव का उल्लेख अंतिम परिणाम में नहीं होगा। मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अंतिम परिणाम दस्तावेज के बारे में आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक भारत और दक्षिण अफ्रीका ने WTO में IFD पर प्रस्ताव पर रोक लगा दी है। भारत ने कहा कि इस वैश्विक संगठन को केवल व्यापारिक मुद्दों से निपटने पर फोकस करना चाहिए। IFD बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल देशों के बीच एक समझौता है। इसका नेतृत्व चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग करते हैं। इसमें चीन के निहित स्वार्थों को देखते हुए IFD पर रोक बेहद अहम मानी जा रही है। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर हाल ही में अपनी पत्नी अंजलि और बेटी सारा के साथ कश्मीर यात्रा पर थे। सचिन ने अपनी छुट्टियों का एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला वीडियो साझा किया है। आइए चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं कश्मीर की खूबसूरत वादियों से जुड़े सचिन तेंदुलकर के इस विशेष वीडियो के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, आप बनी रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। फर्स्ट दर्शन ऑफ कश्मीर। चाय पीने के लिए जा रहे हैं। ढेर सारा प्यार। कैसा मजा है ना इसमें बैठने में? क्या नाम है आपका? नुमैर। मैं अल्लाह से कैसा शुक्रिया अदा करूं, मैं बस यही दुआ करूंगा बहुत अच्छा। आप जहां भी रहो खुश रहो, आपकी सारी फैमिली। हम भी आपके लिए यही दुआ। कुर्सी पे देखो पूरा स्नो है, रेलिंग पे पूरा स्नो है, टेबल पे स्नो है, ये चेयर पे, स्विंग पे भी है, ये भी गाड़ी है बाय द वे। जैसे शोर है। आउट करना पड़ेगा। आमिर द रियल हीरो कीप इंस्पायर्ड।